आज हम लोग बेसिक स्टीम पावर साइकिल्स को डिस्कस करेंगे। बेसिक स्टीम पावर साइकिल। What are basic steam power cycles? Basic steam power cycles are those cycles on which any steam power plant work. Means स्टीम पावर साइकिल्स वो साइकिल्स होती हैं जिन पर कोई भी स्टीम पावर प्लांट वर्क करता है। और बेसिकली स्टैंडर्ड वाइज हमारी जो रैंकाइन साइकिल है, रैंकाइन साइकिल जो है वो साइकिल है जिस पर हमारा स्टीम पावर प्लांट वर्क करता है। तो आज हमें जो पढ़ना है वो बेसिकली रैंकाइन साइकिल के बारे में डिटेल स्टडी करनी है। आज जो हमें पढ़ना है उसमें हमें रैंकाइन साइकिल के बारे में डिटेल स्टडी करनी है कि रैंकाइन साइकिल क्या होती है, उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, उसमें किस तरह से वो वर्क करती है, किस कंपोनेंट का क्या फंक्शन होता है, ये सब हम लोगों को डिटेल में स्टडी करना है। ठीक है, तो हम लोग डायरेक्ट टॉपिक पर आते हैं और रैंकाइन साइकिल स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट थिंग, रैंकाइन साइकिल इट इज अ थ्योरेटिकल साइकिल। on which steam power plant works, on which steam power plants work। मतलब क्या है, ये थ्योरेटिकल साइकिल है जिस पर स्टीम पावर प्लांट वर्क करता है। थ्योरेटिकल साइकिल का मतलब इट इज अ रेफरेंस साइकिल, जिसकी स्टडी हम लोग करते हैं उसके अकॉर्डिंग ही हमारा पावर प्लांट वर्क करता है। ठीक है ना। रैंकाइन साइकिल में अकॉर्डिंग टू रैंकाइन साइकिल में 4 कंपोनेंट्स लगे होते हैं या 4 डिवाइसेस लगी होती हैं। फर्स्ट जो डिवाइस है वो है स्टीम टरबाइन। सेकंड जो डिवाइस है वो है आपका कंडेंसर। थर्ड जो डिवाइस है वो है आपकी फीड वाटर पंप। एंड फोर्थ जो डिवाइस है वो है बॉयलर। फोर्थ जो डिवाइस है बॉयलर। रैंकाइन साइकिल में हम स्टीम टरबाइन को हार्ट ऑफ द रैंकाइन साइकिल बोलते हैं, क्योंकि जो भी पावर जनरेट होती है वो आपकी स्टीम टरबाइन में होती है। स्टीम टरबाइन क्या करती है? स्टीम टरबाइन प्रेशर एनर्जी फ्रॉम बॉयलर या प्रेशर एनर्जी ऑफ स्टीम फ्रॉम बॉयलर को कन्वर्ट करती है आपकी काइनेटिक एनर्जी ऑफ टरबाइन। और टरबाइन को भी स्पेसिफिकली बोले तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ शाफ्ट ऑफ द टरबाइन। इस काइनेटिक एनर्जी को, इस मैकेनिकल एनर्जी को हम लोग फर्दर ऑल्टरनेटर से कपल करते हैं। ऑल्टरनेटर से कपल करने के बाद इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं। रैंकाइन साइकिल का बेसिक लेआउट क्या होता है? रैंकाइन साइकिल का बेसिक लेआउट क्या होता है वो हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज द बेसिक लेआउट ऑफ रैंकाइन साइकिल।
बेसिक लेआउट ऑफ रैंकाइन साइकिल। किस तरह से रैंकाइन साइकिल का अरेंजमेंट होता है? तो रैंकाइन साइकिल का जो अरेंजमेंट होता है वो होता है आपका बॉयलर, स्टीम टरबाइन, कंडेंसर, फीड वाटर पंप, कूल वाटर इन, कूल वाटर, ठीक है ना, टरबाइन, कंडेंसर, फीड वाटर पंप, ठीक है ना। ठीक है, दिस इज कंडेंसर एंड दिस इज फीड वाटर पंप। This is the basic layout of Rankine cycle. This is the basic layout of Rankine cycle. Rankine cycle में हो क्या रहा है, इस चीज को समझे। हम लोग वाटर आपका बॉयलर में स्टोर्ड है, वाटर बॉयलर में स्टोर्ड है। हम लोगों को कहीं ना कहीं से इसको साइकिल को स्टार्ट करना पड़ेगा, तो हम लोग बॉयलर से स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। बॉयलर का फंक्शन क्या है, अभी मैं कोई भी थर्मोडायनेमिक टर्म यूज नहीं कर रहा हूं। बॉयलर का सिंपल फंक्शन क्या है कि बॉयलर जो है वाटर है, वाटर को हम हीट एनर्जी सप्लाई करते हैं बॉयलर के अंदर, और उसको जो आपकी वाटर है, वाटर को हम लोग लिक्विड को, वाटर को, फ्लूइड को किस में कन्वर्ट करते हैं, स्टीम में कन्वर्ट करते हैं। हम वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्टेड स्टीम थर्मल, आफ्टर एब्जॉर्बिंग थर्मल एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद ये स्टीम टरबाइन के ऊपर, टरबाइन पर जाती है और टरबाइन पर ये एक्सपेंड होती है। टरबाइन पर एक्सपेंशन पर ये अपनी प्रेशर एनर्जी को रिलीज करती है और टरबाइन के ब्लेड्स को रोटेशन प्रोवाइड करती है। टरबाइन का ब्लेड्स जो है वो रोटर पर माउंट होते हैं और रोटर एक कॉमन शाफ्ट पर माउंट होता है, जिस पर हमें अल्टीमेटली मैकेनिकल एनर्जी मिलती है। आफ्टर एक्सपेंशन जो हमें स्टीम मिलती है, वो जो स्टीम मिल रही है या स्टीम और वाटर का मिक्सचर मिल रहा है, वो आपका कंडेंसर से पास होता है। कंडेंसर का फंक्शन क्या होता है कि कंडेंसर जो हमें स्टीम और वाटर का मिक्सचर मिल रहा है उसमें से सारी की सारी हीट को निकालता है और उसे सैचुरेटेड लिक्विड में कन्वर्ट कर देता है। सैचुरेटेड लिक्विड का मतलब 100% लिक्विड। देयर इज नो प्रेजेंस ऑफ स्टीम और वाटर वेपर्स, ओनली सैचुरेटेड लिक्विड इज एट द आउटलेट ऑफ कंडेंसर। ये सैचुरेटेड लिक्विड फीड वाटर पंप से पास होता है और प्रेशर रेज होता है। इसका प्रेशर रेज करने के बाद इसे द्वारा से बॉयलर में सप्लाई कर देते हैं। तो हुआ क्या, यहां पर स्टीम जनरेट हुई, यहां पर एक्सपेंशन हुआ, एक्सपेंशन से हमें मैकेनिकल एनर्जी मिली, मैकेनिकल एनर्जी हम टरबाइन की शाफ्ट पर जो मैकेनिकल एनर्जी मिली है उसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं। उसके बाद जो स्टीम और वाटर का मिक्सचर मिला है या प्योर स्टीम भी मिल सकती है, वो देखेंगे हम पीवीटीएस डायग्राम में। वो कंडेंसर से पास होती है और कंडेंसर से पास होने के बाद कंडेंसर का फंक्शन होता है जो भी इसके इनलेट पर है उसको आउटलेट पर सैचुरेटेड लिक्विड में कन्वर्ट करना, और ये सैचुरेटेड लिक्विड फीड वाटर पंप से पास होकर द्वारा से हम उस वाटर को बॉयलर में रेज करते हैं। तो साइकिल जो है, रैंकाइन साइकिल कुछ इस तरह से वर्क करती है। यहां पर हमें कंडेंसर लगाने का फंक्शन ये था कि फीड वाटर पंप की लिमिटेशन है कि ये सैचुरेटेड लिक्विड पर ही वर्क कर सकती है, सैचुरेटेड लिक्विड पर ही वर्क कर सकती है। इसीलिए हमें बीच में टरबाइन और पंप के बीच में कंडेंसर को प्लेस करना पड़ता है, जिससे कि हमें एट द इनलेट ऑफ फीड वाटर पंप हमें क्या मिले, सैचुरेटेड लिक्विड मिले।
क्या मिले, सैचुरेटेड लिक्विड मिले। क्लियर है, बॉयलर, टरबाइन, कंडेंसर एंड फीड वाटर पंप। ठीक है, अब इस चीज को समझते हैं, देखते हैं हम लोग साइकिल का रेफरेंस पॉइंट, साइकिल का रेफरेंस पॉइंट साइकिल का जो रेफरेंस पॉइंट है वो हम लोग टरबाइन के एक्सपेंशन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना, ठीक है। तो हम इसमें जो प्रोसेसेस पढ़ेंगे, मैंने बेसिक लेआउट बताया था, तो हम जो नंबरिंग करेंगे 1 इसके एग्जिट पर, 2 आफ्टर एग्जिट ऑफ कंडेंसर, 3 एंड आफ्टर एग्जिट ऑफ पंप 4। ठीक है ना, ठीक है, क्लियर है। अब देखते हैं क्या क्या हो रहा है कंपोनेंट्स में। प्रोसेस 1 to 2, प्रोसेस 1 से 2, कंपोनेंट क्या है इसमें, किस कंपोनेंट में हो रहा है, वो हो रहा है आपका प्रोसेस 1 से 2 किस में हो रहा है, टरबाइन, स्टीम टरबाइन। ठीक है ना, प्रोसेस 2 to 3, प्रोसेस 2 to 3 किस में हो रहा है आपका, कंडेंसर। प्रोसेस 3 to 4 किसमें हो रहा है आपका, फीड वाटर पंप। ठीक है, और प्रोसेस 4 to 1 किसमें हो रहा है आपका, बॉयलर। ठीक है, प्रोसेस 1 to 2 किसमें हो रहा है आपका, स्टीम टरबाइन में। प्रोसेस 2 to 3 किसमें हो रहा है, कंडेंसर में। प्रोसेस 3 to 4 किसमें हो रहा है, फीड वाटर पंप में। प्रोसेस 4 to 1 किसमें हो रहा है आपका, बॉयलर में। क्लियर है, यहां तक क्लियर है, किस कंपोनेंट में कौन सा प्रोसेस हो रहा है। ठीक है ना, अब टाइप कौन सा है, कौन सा थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हो रहा है, टाइप ऑब्लिक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस हो रहा है। ठीक है ना, तो प्रोसेस 1 से 2 में, प्रोसेस 1 से 2 में क्या हो रहा है, सबसे पहले तो एक्सपेंशन हो रहा है। क्या हो रहा है, स्टीम का एक्सपेंशन हो रहा है। उसी एक्सपेंशन की वजह से, उसी एक्सपेंशन की वजह से स्टीम में क्या हो रहा है, स्टीम के एक्सपेंशन की वजह से स्टीम टरबाइन में हमें मैकेनिकल एनर्जी मिल रही है। ठीक है ना, उसी एक्सपेंशन की वजह से हमें स्टीम टरबाइन में मैकेनिकल एनर्जी मिल रही है। तो कौन सा प्रोसेस होता है, इसमें जो प्रोसेस होता है, टरबाइन में जो प्रोसेस होता है वो होता है रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन। कौन सा प्रोसेस होता है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन। और आपको पता है रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन का एक नाम और होता है, वो होता है आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन। अगर आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन हो रहा है, अगर आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन हो रहा है, एक्सपेंशन में आपको पता है कोई भी गैस, कोई भी स्टीम, कोई भी वेपर अगर एक्सपेंड करती है तो उसका प्रेशर क्या होता है, रिड्यूस होता है। कोई भी जो स्टीम है, कोई भी गैस है जो अगर एक्सपेंड करती है तो क्या होता है, उसका प्रेशर रिड्यूस होता है। ठीक है, प्रेशर उसका रिड्यूस होता है। क्लियर है ये बात।
उसके बाद आते हैं प्रोसेस 2 to 3। प्रोसेस 2 to 3 में जो हो रहा है, प्रोसेस 2 to 3 कंडेंसर में हो रहा है, और कंडेंसर में जो प्रोसेस होता है वो होता है कांस्टेंट प्रेशर हीट रिमूवल। हीट रिमूवल, कांस्टेंट प्रेशर हीट रिमूवल, मतलब यहां पर प्रेशर रिड्यूस हो रहा था, पर जब भी कंडेंसर से स्टीम पास होगी, कंडेंसर से स्टीम और वेपर का जो मिक्सचर पास होगा या प्योर स्टीम पास होगी, उसका ना तो प्रेशर चेंज होगा, सिर्फ उसमें से कांस्टेंट प्रेशर पर हीट को निकालेंगे। यहां पर प्रेशर में कोई भी वेरिएशन नहीं आएगा, कोई भी वेरिएशन नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ हम उसमें से हीट को निकालेंगे और उसकी फेज को चेंज करेंगे। हीट को निकालेंगे और उसकी फेज को चेंज करेंगे। उसके बाद फीड वाटर पंप। फीड वाटर पंप में जो प्रोसेस होता है वो होता है रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन, किसका? लिक्विड का, और आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, किसका? लिक्विड का। किसका? लिक्विड का, यानी कि वाटर का। यहां पर जो एक्सपेंशन हो रहा है वो क्या हो रहा है? उसका कंप्रेशन हो रहा है। वो कंप्रेशन किसका हो रहा है? रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस हो रहा है, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन हो रहा है। और आफ्टर कंप्रेशन जो बॉयलर के अंदर जो प्रोसेस हो रहा है, 4 to 1 जो प्रोसेस हो रहा है वो हो रहा है कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन। कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन, मतलब अगर इसको क्विकली रिवाइज करें तो 1 से 2 आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन। यहां पर क्या होगा? बाय द वर्च्यू ऑफ थर्मल एनर्जी, स्टीम क्या करेगी? मैकेनिकल एनर्जी में, स्टीम अपनी थर्मल एनर्जी को रिड्यूस करेगी और मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगी, ठीक है ना। और यहां पर अगर बात करें तो हमें जो मिलती है वो प्रेशर एनर्जी मिलती है। इसके इनलेट पर स्टीम में थर्मल एनर्जी किसकी फॉर्म में होती है? प्रेशर एनर्जी की फॉर्म में होती है। देन आफ्टर 2 से 3 जब स्टीम कंडेंसर से पास होगी तो कंडेंसर में आइसोबारिक प्रोसेस होगा या कांस्टेंट प्रेशर हीट रिमूव होगी। यहां पर वाटर को हम सप्लाई करते हैं, हम कंडेंसर को भी डिटेल में पढ़ेंगे। इसके एक एक कंपोनेंट को हमें डिटेल में पढ़ना है। यहां से क्या होगा? स्टीम में से, स्टीम या वाटर का मिक्सचर है या स्टीम है, वो डिपेंड करेगा कि किस तरह कितना एक्सपेंशन हुआ है। एक्सपेंशन होने के बाद यहां से हीट रिमूव होगी, और हीट रिमूव होने के बाद क्या होगा? इसमें से आपकी जो एट द एग्जिट जो होगा वो हमें प्योर वाटर मिलेगा। प्योर वाटर का मतलब सैचुरेटेड वाटर मिलेगा। सैचुरेटेड वाटर पंप से पास होगा तो रिवर्सिबल एडियाबैटिक और आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन होगा, और उसको हम बॉयलर प्रेशर तक पहुंचाएंगे। यहां पर कंप्रेस करके उसको हम बॉयलर प्रेशर तक पहुंचाते हैं। बॉयलर में आइसोबारिक या कांस्टेंट प्रेशर द्वारा से हम लोग क्या करेंगे? स्टीम में हीट देंगे, वाटर को हीट देंगे और उसे स्टीम में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। यहां तक क्लियर है? ये प्रोसेसेस होते हैं, ठीक है। अब जो है, अब हम बात करते हैं बॉयलर से जो स्टीम मिलती है एट एग्जिट ऑफ बॉयलर। मुझे जो स्टीम मिलती है वो दो तरह की मिल सकती है। एक तो मिल सकती है सैचुरेटेड स्टीम, और दूसरी मिल सकती है सुपर हीटेड स्टीम। एक मिलती है सैचुरेटेड स्टीम और एक मिलती है सुपर हीटेड स्टीम। कहां पर? एट द एग्जिट ऑफ बॉयलर और एंट्री ऑफ टरबाइन। सैचुरेटेड स्टीम का मतलब है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर सारा की सारा वाटर स्टीम में जस्ट कन्वर्ट हुआ है। सारा की सारा वाटर स्टीम में जस्ट कन्वर्ट हुआ है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर प्रेशर पर। सैचुरेटेड स्टीम का मतलब है अगर एक पर्टिकुलर प्रेशर पर अगर मैं जरा सा भी टेम्परेचर रिड्यूस करूं तो उसका कन्वर्जन द्वारा से लिक्विड में या वाटर में कन्वर्जन स्टार्ट हो जाएगा। मतलब जस्ट कन्वर्ट हुई है स्टीम में, वाटर जो है जस्ट किसमें? स्टीम में कन्वर्ट हुआ है। सुपर हीटेड का मतलब स्टीम को हमने और ज्यादा हीट सप्लाई करके, टेम्परेचर सप्लाई करके उसके आपके बॉइलिंग पॉइंट से ऊपर तक, और बॉइलिंग पॉइंट से ऊपर तक हमने क्या किया है? हीट किया है। मतलब अगर आप बात करें 1 बार प्रेशर की, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करें
तो हमें पता है कि जो वाटर है वो 100% स्टीम में कन्वर्ट कब हो जाता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो सैचुरेटेड स्टीम मुझे मिलेगी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अगर मैं पर सुपर हीटेड की बात करूं तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर 100 से ऊपर मान लो 150 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो भी स्टीम होगी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, वो किस पर, वो कैसी स्टीम होगी, सुपर हीटेड स्टीम होगी। और 100 डिग्री सेंटीग्रेड से पहले आपको पता है वाटर का और स्टीम का मिक्सचर मिलेगा आपको, उसको हम बोलते हैं वेट स्टीम। वो क्वालिटी ऑफ स्टीम है, वो अलग टॉपिक है, ठीक है ना। तो अगर सैचुरेटेड स्टीम, एक चीज समझो, सैचुरेटेड स्टीम अगर हम टरबाइन की एंट्री पर हम लोग इस पर टरबाइन पर इनलेट कराते हैं तो जरा सा ही एक्सपेंड हुई, जरा सा एक्सपेंड हुई का मतलब उसका प्रेशर जरा सा रिड्यूस हुआ, प्रेशर रिड्यूस होते क्या हो जाएगी, वो वेट स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगी। और हमें प्रॉपर एक्सपेंशन स्टीम का जो हमें चाहिए वो प्रॉपर एक्सपेंशन हमें नहीं मिलेगा और हमारी इस स्टीम टरबाइन की एफिशिएंसी कम हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि इस टरबाइन के अंदर जो स्टीम है वो हम सुपर हीटेड स्टीम को ही एंट्री कराएं। बाद बाकी न्यूमेरिकल में जिस तरह की कंडीशन दी होगी आपको उस तरह से ट्रीट करना पड़ेगा, पर प्रैक्टिकल सिनेरियो यही है कि हम जो स्टीम होती है वो सुपर हीटेड स्टीम को ही हम टरबाइन के अंदर एक्सपेंड कराते हैं, जिससे कि एट द एग्जिट ऑफ टरबाइन हमें एटलीस्ट सैचुरेटेड स्टीम मिले, सैचुरेटेड वेपर की फॉर्म में ही हमें अपना फ्लूइड मिले, ठीक है ना। क्लियर, क्लियर है। अब देखते हैं इसका पीवी एंड टीएस डायग्राम, इसका पीवी एंड टीएस डायग्राम देखते हैं, पीवीटीएस एचएस डायग्राम देखते हैं, रैंकाइन साइकिल का पीवीटीएस एचएस डायग्राम देखते हैं। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, कोई टेंशन वाला इशू नहीं है, इजीली समझो, ठीक है ना। देखो सारे प्रोसेसेस मैंने पढ़ लिए, पहले सबसे पहले बात करते हैं टीएस डायग्राम की। सबसे पहले बात करते हैं हम टीएस डायग्राम की। टीएस डायग्राम में समझो पहले टीएस डायग्राम होता क्या है। टीएस डायग्राम में आपका कुछ इस तरह का कर्व दिया होता है, कुछ इस तरह का कर्व दिया होता है, ये टिप होता है, इसको हम बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट, इसको बोलते हैं हम क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट से लेफ्ट हैंड साइड पर जो कर्व होता है वो रिप्रेजेंट करता है, ये कर्व रिप्रेजेंट कर रहा है, वो करता है सैचुरेटेड लिक्विड, ठीक है ना। और यहां पर जो रिप्रेजेंट करता है वो करता है सैचुरेटेड वेपर, मतलब ये पूरी यहां तक लाइन जो है वो सैचुरेटेड लिक्विड की लाइन है, यहां से यहां तक की लाइन जो है वो सैचुरेटेड वेपर की लाइन है। सैचुरेटेड लिक्विड का सैचुरेटेड वेपर जोन, ठीक है ना। इन दोनों के बीच में जो मिलेगा वो मिलेगा मेरे को वेट लिक्विड, वेट जोन, मतलब वेपर प्लस लिक्विड का मिक्सचर, वेपर प्लस लिक्विड का मिक्सचर मिलेगा मुझे इस पूरे बीच में जोन में, ठीक है ना, जिसको हम बाद में बताऊंगा मैं ड्राइनेस फ्रैक्शन से डिनोट करते हैं, जिसको हम ड्राइनेस फ्रैक्शन से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब इसका रैंकाइन साइकिल का पीवीटीएस डायग्राम देखते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, जो टीएस डायग्राम होता है उस पर कांस्टेंट प्रेशर लाइंस कुछ इस तरह की होती है, T इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, P इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, ठीक है ना। ये P1 मान लो और ये P2 मान लो, एंड P1 इज ग्रेटर देन P2, ठीक है ना। सबसे पहली कंडीशन हम ये एज्यूम करके चलते हैं, मान के चलते हैं कि जो टरबाइन है, जो टरबाइन है, टरबाइन के इनलेट पर मुझे सैचुरेटेड स्टीम मिल रही थी, टरबाइन के इनलेट पर मेरे को सैचुरेटेड स्टीम मिली थी, हमने मतलब बॉयलर से सैचुरेटेड स्टीम को प्रोड्यूस किया था। तो सैचुरेटेड स्टीम का मतलब है, ये देखो सैचुरेटेड स्टीम का पॉइंट ये होगा, सैचुरेटेड स्टीम का मतलब ये पॉइंट 1 है एट द इनलेट ऑफ बॉयलर सैचुरेटेड स्टीम। 1 से 2 प्रोसेस कैसा बताया था मैंने, टरबाइन के अंदर हो रहा है और आइसेंट्रोपिक प्रोसेस हो रहा है, मतलब कांस्टेंट एंट्रोपी प्रोसेस हो रहा है।
एंट्रोपी कांस्टेंट कैसे हो सकती है, एंट्रोपी प्रोसेस कांस्टेंट कैसे हो सकती है, जब हम वर्टिकली डाउनवर्ड लाइन ड्रॉ करेंगे। तो एंट्रोपी कांस्टेंट का मतलब कांस्टेंट एंट्रोपी प्रोसेस 1 से 2। देखो क्लियर है या नहीं है, प्रोसेस 1 से 2 आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है, 1 पर भी एंट्रोपी ये, 2 पर भी एंट्रोपी ये है, ठीक है ना। 1 से 2 लाइन ड्रॉ कर ली, 1 से 2 लाइन ड्रॉ करने के बाद फिर बात आती है 2 से 3 पॉइंट की। 2 से 3 मैंने बताया था कंडेंसर के अंदर प्रोसेस हो रहा है और कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस हो रहा है, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस हो रहा है और हमें एट द एग्जिट ऑफ कंडेंसर कैसा मिल रहा है, सैचुरेटेड लिक्विड मिल रहा है। तो कांस्टेंट प्रेशर लाइन तो यही है, कांस्टेंट प्रेशर लाइन प्रोसेस, और हमें कैसा लिक्विड मिलेगा, सैचुरेटेड लिक्विड मिलेगा, ठीक है। 3 से 4 क्या हो रहा है, लिक्विड क्या हो रहा है को हम क्या कर रहे हैं, आइसेंट्रोपिकली कंप्रेस कर रहे हैं। कहां तक कंप्रेशन कर रहे हैं, उसके बॉयलर के प्रेशर तक। बॉयलर का प्रेशर, बॉयलर यहीं पर वर्क कर रहा है, तो आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन कैसा होगा, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन 3 to 4, और 4 to 1 क्या हो रहा है, कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन, वो हाँ कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन। तो 4 to 1 जो प्रोसेस होगा वो कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन। तो हमारा साइकिल क्या बन गई, टीएस डायग्राम 1 2 3 4। 1 से 2 जो प्रोसेस हो रहा है वो टरबाइन के अंदर, ये जो प्रोसेस हो रहा है वो कंडेंसर के अंदर, 3 to 4 फीड वाटर पंप के अंदर, और 4 to 1 आपका टरबाइन के आपका बॉयलर के अंदर, ठीक है ना। ये आपका टीएस डायग्राम है, टीएस डायग्राम है। अब हमें सबसे ज्यादा ये टीएस डायग्राम ही यूज करना है, हमें सबसे ज्यादा अपनी एनालिसिस के लिए, आगे के लिए टीएस डायग्राम ही यूज करना है। अब हम दूसरी कंडीशन लेके चलते हैं, दूसरी कंडीशन ये मान के चलते हैं, मान लो ये था कंडीशन क्या थी, सैचुरेटेड स्टीम थी एट द इनलेट ऑफ टरबाइन। अगर मान लो हमारी टरबाइन के इनलेट पर सुपर हीटेड स्टीम होती, तो 1 पॉइंट कहां आता, कुछ इस जोन में आता, 1 डैश मान लेते हैं, इस जोन में आता 1 पॉइंट, और एक्सपेंशन के बाद 2 डैश पॉइंट क्या बन जाता, पॉसिबिलिटी है ये आ जाता 2 डैश पॉइंट, 2 डैश। तो साइकिल क्या हो जाती, 1 डैश 2 डैश 3 4, ठीक है ना। एक कंडीशन और हो सकती है कि सुपर हीटेड और एक्सपेंशन के बाद आपको वेट स्टीम मिले। अगर मान लो सुपर हीटेड, जस्ट सुपर हीट की है 1 डबल डैश, और मैंने एक्सपेंशन के बाद मुझे वेट स्टीम मिल जाएगी, वेट स्टीम भी मिल सकती है सुपर हीटेड से, उसमें कोई भी डाउट नहीं है, कोई दिक्कत। अब साइकिल क्या हो गई, 1 डबल डैश 2 डबल डैश 3 4, 1 डबल डैश 2 डबल डैश 3 4, क्लियर है। ये आपका टीएस डायग्राम होता है। अब इसके पीवी डायग्राम की बात करते हैं, इसके पीवी डायग्राम की बात करते हैं, ठीक है। इसके पीवी डायग्राम की बात करते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रेशर एंड वॉल्यूम, प्रेशर एंड वॉल्यूम, पीवी डायग्राम की बात करते हैं। पीवी डायग्राम में जो आपका ये सैचुरेटेड लिक्विड और वेपर वाला जो कर्व होता है वो कुछ इस तरह का होता है, कुछ इस तरह का पीवी डायग्राम में जो सैचुरेटेड कर्व होता है वो कुछ इस तरह का होता है, ठीक है ना। अब बात कर रहे हैं पीवी डायग्राम में हम, तो आपको लोगों को पता है कि एडियाबैटिक प्रोसेस को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। पीवी डायग्राम में हम एडियाबैटिक प्रोसेसेस को, अब इसमें तो कांस्टेंट प्रेशर लाइन कुछ इसी तरह की रहेंगी, P इक्वल्स टू कांस्टेंट इसी लाइन पर है। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में, एडियाबैटिक प्रोसेस पीवी डायग्राम में हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह के कर्व से। हमारा कर्व होता है 1 से लेके 2, ठीक है ना। 2 से 3 कंडेंसर में कांस्टेंट प्रेशर पर, किस में आएगा, सैचुरेटेड लिक्विड में, 3 to 2 से 3, ठीक है ना। फिर 3 to 4 फिर एडियाबैटिक प्रोसेस होगा, एडियाबैटिक प्रोसेस कैसा होगा, 3 to 4, और फिर 4 to 1। ये हो गया आपका पीवी डायग्राम, बहुत सिंपल है। 1 से 2 एडियाबैटिक प्रोसेस, 3 से 4 एडियाबैटिक कंप्रेशन, यहां पर एक्सपेंशन, यहां से कंप्रेशन, और 4 to 1 और 2 से 3 क्या है, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, ठीक है ना। अब बात करते हैं पीवी डायग्राम के बाद इसकी बात करते हैं, ये आपको रेफरेंस के लिए पता होनी चाहिए। बाद बाकी इसके एचएस डायग्राम की बात करते हैं, ठीक है ना। मैं इसको टरबाइन को इरेज कर देता हूं, ठीक है, रैंकाइन साइकिल को इरेज कर देता हूं, ठीक है, और मैं इसका एचएस डायग्राम बनाता हूं, रैंकाइन साइकिल
एस। रैंकाइन साइकिल का हम लोग एचएस डायग्राम बनाते हैं। एचएस डायग्राम में जो सैचुरेशन कर्व होता है वो बिल्कुल स्मूथ कर्व होता है। एचएस डायग्राम में जो सैचुरेशन कर्व होता है वो बिल्कुल स्मूथ कर्व होता है, ठीक है ना। और इसमें जो एचएस डायग्राम में कांस्टेंट प्रेशर लाइंस होती हैं वो कन्वर्जिंग टुवर्ड्स ओरिजिन और एक्सपेंडिंग अवे फ्रॉम द ओरिजिन, कुछ इस तरह की लाइंस होती हैं कांस्टेंट प्रेशर लाइन, ठीक है। ठीक है, तो बस सबसे पहला प्रोसेस मान के चले। अब इसमें मैंने ये 1 डैश 2 डैश और 1 डबल डैश और 2 डबल डैश वाली लाइन नहीं दिखाई है, आप इजीली दिखा सकते हो। 1 डैश 2 डैश वाली लाइन कुछ इस तरह की आएगी, 1 डबल डैश 2 डबल डैश वाली लाइन कुछ इस तरह की आएगी, कर्व जो आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बात करते हैं हम लोग टीएस आपके एचएस डायग्राम की। एचएस डायग्राम में मैं सैचुरेशन से ही बना के दिखा देता हूं। सैचुरेटेड लाइन लिक्विड 1, क्योंकि एचएस है तो फर्स्ट 1 से 2 कांस्टेंट एंट्रोपी प्रोसेस, रिवर्सिबल एडियाबैटिक कह लीजिए, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस के लिए 2 से 3 कांस्टेंट प्रेशर लाइन है, ये पॉइंट आ गया 2 से 3, 3 to 4 एंड 4 to 1। देखो क्लियर है या नहीं है? एचएस डायग्राम बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ये तो हो गया आपके पीवी, टीएस और एचएस डायग्राम। पीवी डायग्राम, टीएस डायग्राम है, एचएस डायग्राम ऑफ रैंकाइन साइकिल, ठीक है। अब इसकी रैंकाइन साइकिल की एफिशिएंसी को हम लोगों को पढ़ना है। व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ रैंकाइन साइकिल? व्हाट इज द थर्मल एफिशिएंसी ऑफ रैंकाइन साइकिल, ठीक है। थर्मल एफिशिएंसी ऑफ रैंकाइन साइकिल। मैंने बताया था कि हम सबसे ज्यादा जो एनालिसिस करते हैं, वो टीएस डायग्राम से करते हैं, ठीक है ना। तो मैं यहां पर टीएस डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूं, ठीक है। और टीएस डायग्राम से बहुत सिंपल तरीके से, क्योंकि कभी भी इसकी एफिशिएंसी का फॉर्मूला ड्राइव करने नहीं आएगा, आपको न्यूमेरिकल्स में पता होना चाहिए, और कोई ऐसा फॉर्मूला है भी नहीं है एफिशिएंसी का। ये आपका टीएस डायग्राम हो गया, ये आपकी कांस्टेंट प्रेशर लाइंस हो गई, ठीक है। P इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, P इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। क्लियर? इसमें एक चीज समझो, अगर मेरे किसी भी रिप्रेजेंटेशन समझो, और स्टीम टेबल में, क्योंकि हमें ये डेटा जो है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए स्टीम टेबल में उठाना पड़ता है, अगर मेरा सैचुरेटेड लिक्विड है तो मैं उसको रिप्रेजेंट करूंगा HF से। और हर जगह स्टैंडर्ड नोटिफिकेशन ही है कि आपको सैचुरेटेड लिक्विड को HF से डिनोट करना है। और अगर आपका सैचुरेटेड वेपर है, अगर आपका सैचुरेटेड स्टीम है, क्या है? सैचुरेटेड स्टीम, तो हम उसको डिनोट करेंगे HG से। ये आपको पता भी होना चाहिए। और आपका वेट जोन में है, वेट स्टीम है, वेट स्टीम जो है वो उसको डिनोट करते हैं हम HFG से। इसका मतलब होता है HFG इज इक्वल टू HG माइनस HF। तो ये तीनों टेबल्स, ये तीनों वैल्यूज, ये मेरे को स्टीम टेबल में गिवन होती हैं। हमें ये इसके न्यूमेरिकल, इस टॉपिक के न्यूमेरिकल स्टीम टेबल से सॉल्व करने होते हैं, ठीक है। अब मैं इसका डेरिवेशन आपको शॉर्ट में बता देता हूं। डेरिवेशन क्या है? सिंपल फॉर्मूला है, आप समझ सकते हो। मान लेते हैं कि मैं ये मान लेता हूं कि सुपर हीटेड से हम काम करेंगे। ये जो साइकिल है 1 2 3 एंड 4,
ठीक है, बहुत सिंपल तरीके से हम देखें। अगर मैं थर्मल एफिशिएंसी की बात करता हूं, थर्मल एफिशिएंसी ऑफ रैंकाइन साइकिल क्या होगा आपका? थर्मल एफिशिएंसी क्या होता है? नेटवर्क आउटपुट अपॉन हीट सप्लाई, यही होता है। कहीं पर भी अगर हम थर्मल एफिशिएंसी की बात करते हैं तो नेटवर्क आउटपुट अपॉन हीट सप्लाई, ठीक है ना। अगर नेटवर्क आउटपुट की बात करें तो यहां पर दो वर्क हो रहे हैं, टरबाइन वर्क और हमें पंप को चलाने के लिए वर्क करना पड़ेगा, तो पंप वर्क अपॉन क्यू इन। क्यू इन कहां हो रही है? हमारी बॉयलर में। क्यू इन कहां हो रही है? हमारी बॉयलर में। टरबाइन वर्क माइनस पंप वर्क अपॉन क्यू इन। अब टरबाइन की बात करते हैं, टरबाइन वर्क क्या हो गया? H1 देखो माइनस H2, H1 माइनस H2 हुआ या नहीं हुआ? H1 माइनस H2। पंप वर्क क्या हो गया? देखो H4 माइनस H3, H4 माइनस H3 अपॉन हीट सप्लाई हम कहां कर रहे हैं? H1 माइनस H4, ठीक है ना, H1 माइनस H4, ठीक है। अगर हम इसे वैसे नोटिफिकेशन के टर्म्स में लिखते हैं तो हमें H की कंडीशन हमें पता है कि सुपर हीटेड है, H1 सुपर हीटेड है या सैचुरेटेड, HG भी हो सकता है, जैसा हम डेटा उठाना चाहेंगे वैसा उठा लेंगे, ठीक है ना। तो H1 H2 माइनस HFG2 लिख दूं, कोई दिक्कत, माइनस H4 कैसी है? HF4 लिख सकता हूं, माइनस H4 ये सैचुरेशन पर नहीं है, HF3 अपॉन H1 माइनस H4। ये आपकी रैंकाइन साइकिल की एफिशिएंसी हो गई। ठीक है, अब इसमें एक चीज समझते हैं, ये किसके लिए है? ये जो एफिशिएंसी है वो 1 kg ऑफ स्टीम के लिए, 1 kg ऑफ स्टीम के लिए। जब अगर मास दे रखा होगा तो हम पूरा जो एफिशिएंसी निकलेगी उसमें मास का मल्टीप्लाई कर देंगे। पर है क्या? देखो यहां पर जो एक्सपेंशन हो रहा है, यहां पर जो एक्सपेंशन हो रहा है वो हो रहा है आपका किस में? स्टीम में, यानी कि वेपर फेज में हो रहा है। और ये जो एक्सपेंशन हो रहा है, ये जो कंप्रेशन हो रहा है वो किस में हो रहा है? आपका जो कंप्रेशन हो रहा है वो कंप्रेशन हो रहा है आपका किसमें? ये हो रहा है आपका लिक्विड में। लिक्विड में आपको पता है कंप्रेशन करना का मतलब स्पेसिफिक वॉल्यूम को रिड्यूस करना बहुत बहुत मुश्किल है। कंप्रेस करके आपके क्या कहते हैं, लिक्विड के वॉल्यूम को रिड्यूस करना, कंप्रेस करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, बहुत मुश्किल है। इसीलिए क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, अगर क्वेश्चन में दिया होता है तो हम पंप वर्क जो होता है वो वेरी 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 लेस देन टरबाइन वर्क होता है। पंप वर्क जो होता है वो वेरी 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 लेस देन टरबाइन वर्क होता है। सो हम लोग क्या करते हैं, पंप वर्क को इग्नोर कर देते हैं, इक्वल्स टू 0 ट्रीट कर देते हैं अगर क्वेश्चन में दिया होता है। ज्यादातर क्वेश्चन में यही दिया होगा, नेग्लेक्ट पंप वर्क, तो आपको रैंकाइन साइकिल की एफिशिएंसी का फॉर्मूला मिल जाएगा और रैंकाइन साइकिल की एफिशिएंसी का फॉर्मूला निकाल। अब हमारा काम ये है स्टीम टेबल की हेल्प से, स्टीम टेबल की हेल्प से हमें H1, H2, H3 और H4 थोड़ी सी कैलकुलेशन करके और थोड़ी सी स्टीम टेबल की हेल्प से हमें सारी वैल्यूज को कैलकुलेट करना है। तो नेक्स्ट लेक्चर में